केदारनाथ में अब टूटी हड्डियों का भी आसानी से मिल पाएगा इलाज। स्वास्थ्य मंत्री ने किया डिजिटल एक्सरे लैब का शुभारंभ। घोड़े, खच्चर और पैदल मार्ग में अक्सर यात्रियों की गिरने से टूट जाती थी हड्डियां। खटीमा में नहीं थम रहा अवैध खनन का काला कारोबार। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली ने एसडीएम की गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर। बाल बाल बचे एसडीएम और कर्मचारी। ऊधम सिंह नगर में नहीं थम रहा बदमाशों का खौफ। खनन विवाद को लेकर बीजेपी नेता को मारी गोली। गोली लगने से हुई बीजेपी नेता की मौत। और प्रदेश के बजट बनने से पहले ही मुख्यमंत्री ने किया कई लोगों से संवाद। वित्त मंत्री की मौजूदगी में लिए गए कई लोगों से अहम सुझाव। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। देहरादून से बड़ी खबर लेंगे। राज्यसभा की एकमात्र सीट की सदस्यता के लिए भाजपा नेताओं ने दावेदारियां पेश की है। बीजेपी के कई नेताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने प्रदेश संगठन से 6 नाम मांगे हैं। इनमें 3 पुरुष और 3 महिलाओं के नाम भेजे जाने फिलहाल बाकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी, ये 2 नाम हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। राज्यसभा सीट के लिए 2 से 3 दिन में फिलहाल नाम भेजे जाने हैं। और इसमें आपको बता दें, जो सबसे प्रमुख और अहम बात है वो ये जानकारी मिल रही है कि कई नेताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से इसे लेकर बकायदा मुलाकात भी कर ली। और केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने प्रदेश के संगठन से 6 नाम मांगे हैं। यानी केंद्रीय संसदीय बोर्ड इस बात का फैसला करेगा। एकमात्र सीट है राज्यसभा की और उसके लिए 6 नाम मांगे हैं केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने, जो कि 6 नामों में से 1 नाम को फाइनल करेगा। दरअसल जून के माह में कई राज्यों की राज्यसभा सीटें रिक्त हो रही हैं और इसमें उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड की एकमात्र सीट की सदस्यता के लिए भाजपा नेताओं ने दावेदारियां पेश कर दी हैं और ऐसा माना भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं ने अभी से दावेदारियां ठोकना शुरू कर दिया है। और बात करें, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने प्रदेश के संगठन से 6 नाम मांगे। इसमें यह भी खबर मिल रही है कि इनमें 3 पुरुष और 3 महिलाओं के नाम हैं, जो कि अभी भेजा जाना है, इन्हें भेजा नहीं गया है। और प्रमुख तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी, ये 2 नाम सामने आ रहे हैं जो कि राज्यसभा सीट के लिए फाइनल हो सकते हैं। और इसी बीच बीजेपी के कई नेताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है अपनी अपनी दावेदारी को लेकर। तो कोई भी नेता ये मौका चूकना नहीं चाहता है और यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से कई नेताओं ने मुलाकात की है और मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश की है। तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने प्रदेश संगठन से 6 नाम मांगे हैं। इनमें 3 पुरुष और 3 महिलाओं के नाम शामिल हैं। एकमात्र राज्यसभा सीट है जिसके लिए
ये पूरा रस्साकशी, पूरा संघर्ष चल रहा है। बीजेपी नेताओं ने बड़े नेताओं से मिलना शुरू कर दिया है। केंद्रीय पैनल ने बात करें तो इसे लेकर जो नाम मांगे हैं उसमें 3 महिलाओं के नाम हैं, 3 पुरुष के नाम हैं। 2 नेताओं कैलाश गहतोड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये 2 नाम बड़े बताए जा रहे हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के और भी कई नेता दावेदारी में लगातार लगे हुए हैं और इसका प्रमुख कारण है केवल और केवल यही, किसी भी तरह से राज्यसभा की सीट जीती जाए। कैलाश बिष्ट हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। कैलाश, 2 बड़े नाम जो कि बताए जा रहे हैं वो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैलाश गहतोड़ी, और ये बात उत्तराखंड का लगभग राजनीतिक समझ रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि ये 2 नाम प्रमुख तौर पर क्यों बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस वक्त चुनाव भी वो नहीं लड़े थे। संगठन में बहुत ज्यादा उनकी पकड़ है, संगठन में बहुत ज्यादा उनकी एक अच्छी छवि भी यहाँ पर मानी जाती है। आरएसएस के वो प्रमुख बिल्कुल, और भी हम इसकी लगातार आपसे विस्तार जानकारी लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये रणनीति तैयार की जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। कैलाश, में राजनीतिक तौर पे आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि एकमात्र सीट है और दावेदार जो अभी बताए जा रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, और केंद्रीय संगठन की अगर हम बात करें संसदीय बोर्ड की तो 6 नाम मांगे हैं और रोचक बात यह है कि 3 पुरुषों के नाम और 3 महिलाओं के नाम। जी कैलाश, संगठन को ये लिस्ट यहाँ पर जो केंद्र संगठन को जानी है, 6 नाम में से 3 पुरुष हैं, 3 महिला हैं, और इनमें से जो 2 प्रमुख नाम मैं आपको बताऊं, एक तो कैलाश गहतोड़ी है जो चंपावत से विधायक थे और उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी मुख्यमंत्री के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी यहाँ पर तोहफा मिल सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी के और खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे सफल मुख्यमंत्री उनको इसलिए कहा जाता है बीजेपी का क्योंकि सबसे ज्यादा कार्यकाल उन्होंने यहां पर पूरा किया है। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में से 4 साल उनका कार्यकाल रहा है। इसके अलावा यहां पर जो संगठन के जो महामंत्री हैं कुलदीप, उनका नाम है, दीप्ति रावत का नाम है, यहां पर 1-2 नाम और हैं, लेकिन ये जो 2 प्रमुख नाम है कैलाश गहतोड़ी और त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन 2 नामों की चर्चा ज्यादा है। इसकी पुख्ता खुद जानकारी, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उसके अलावा कई अन्य नेता थे जिन्होंने कल प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की है, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है और इसकी पुष्टि खुद मदन कौशिक ने की है कि उनसे कुछ नेताओं ने मुलाकात की थी। और अब 2 दिन के अंदर का समय यहां पर बचा है कि 2 दिन के भीतर उन नामों का पैनल भेजा जाएगा केंद्र को और 2 दिन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उत्तराखंड में जो राज्यसभा सीट है उसके लिए प्रत्याशी कौन होगा। ये बात तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दी क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कहीं ना कहीं एक कोशिश तो होगी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पैनल की, क्योंकि आप असम चले जाइए, असम में भी वही हुआ। सोनोवाल को मुख्यमंत्री तो नहीं, पद तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दे दी, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो क्या माना जा सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत, हालांकि वो कभी बयान नहीं देते हैं इस तरह का और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, हम जब भी उनको सुने और सुनना ही बड़ा सहज होता है, लेकिन क्या माना जा सकता है कि केंद्रीय पैनल कोई रणनीति तैयार कर रहा हो, खासतौर से कि चलिए पुष्कर सिंह धामी बेहतर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड का राज्य आप अच्छा है, क्योंकि ये बीजेपी बदलाव करती है। त्रिपुरा में हमने देखा विप्लव देव को बदल दिया गया और विप्लव देव बड़े अच्छे से सहज होके आए और अपनी बात जनता के सामने रखी। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुछ केंद्रीय पैनल में मिलने के आसार नजर आ रहे हैं अगर राज्यसभा से ही इसकी शुरुआत की जाए तो? देखिए
एक चीज यहाँ पर समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक चीज बहुत कॉमन है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, क्योंकि यहाँ पर दो प्रमुख मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अगर मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल से होता है तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल मंडल से बनता है। मुख्यमंत्री अगर गढ़वाल मंडल से होगा तो प्रदेश अध्यक्ष को कुमाऊं मंडल से यहाँ पर बनाया जाता है। उसके बाद ठाकुर और ब्राह्मण का यहाँ पर जो संतुलन है वो देखा जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी हो सकती है। हम पुख्ता नहीं है लेकिन हो सकती है। मैंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है और हरिद्वार से आते हैं, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे पर इस वक्त दांव खेल सकती है राज्यसभा सीट को लेकर। तो ये जो तमाम संतुलन है, ये तमाम संतुलन प्रदेश का जो संगठन है वो तय करेगा। उसके बाद ही प्रदेश संगठन उन नामों को 6 के 6 नामों को हरी झंडी देकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। बने रहिएगा हमारे साथ, अगली बड़ी खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और ये बड़ी खबर नैनीताल से मिल रही है। राज्य अतिथि गृह में बजट पर संवाद सुझाव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया। बजट तैयार करने के लिए स्टेक होल्डर्स, व्यापार मंडल, उद्योगपतियों, परिवहन, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए हैं और इन्हीं सुझावों के आधार पर उत्तराखंड का बजट तैयार किया जाएगा, जिससे प्रदेश को आदर्श राज्य बनाया जा सके। यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। 4 धाम यात्रा में कुछ यात्रियों की स्वास्थ्य के खराब होने के चलते मौत हुई है। 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के सभी के सहयोग के लिए सीएम ने अपील भी की है। तो एक विशेष कार्यक्रम जो कि उत्तराखंड के बजट से जुड़ा हुआ है, सुझाव कार्यक्रम का आयोजन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। नैनीताल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं। हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी कैलाश, ये बहुत ही एक सुझाव कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले से योजना बनाई थी कि सीधे जनता से सुझाव लेंगे, उसके बाद उत्तराखंड का बजट तैयार किया जाएगा? देखिए जी, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, वो बैटिंग बहुत ही अलग अंदाज में यहाँ पर हो रही है। और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो पूरी कैबिनेट इस वक्त बैटिंग कर रही है, वो भी उसका भी एक अंदाज निराला है। सारे इस वक्त जो कैबिनेट मंत्री है सब फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ताबड़तोड़ यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है ताकि प्रदेश में जो व्यवस्थाएं अनुकूल हो सके, किसी भी क्षेत्र में हो। और अब जो बजट की बात यहाँ पर आ रही है, बजट को लेकर पहली बार कोई सरकार ऐसा कर रही है कि आम जनता के सुझाव लिए जा रहे हैं। और आम जनता में से भी वो वर्ग है, जो अलग अलग वर्ग जो जी बिल्कुल आम जनता से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। जी जी, कंटिन्यू कीजिए कैलाश। बिल्कुल, देखिए जो परिवहन से जुड़े लोग हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यहाँ पर जो व्यापार से जुड़े लोग हैं, अलग अलग व्यापार से, इन तमाम लोगों का एक क्लस्टर, एक समिति यहाँ पर बनाई गई, जिनको आमंत्रण दिया गया था इस संवाद कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। और 3 से 4 दिन पहले जब वित्त मंत्री का हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इस वक्त हमारी सरकार ये पहल करने जा रही है कि बजट तो हम जरूर बनाएंगे, लेकिन हाँ, बजट में ये चीज खास होगी कि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो सरकार को टैक्स देते हैं, उनके हम यहाँ पर जो व्यूज है, उन व्यूज को यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, तो ये माना जाए कि आम जन के सुझाव से उत्तराखंड का बजट तैयार करने पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बड़ी खबर के लिए देहरादून का रुख करेंगे। 4 धाम यात्रा में क्षमता से अधिक पंजीकरण नहीं होंगे। दरअसल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। क्षमता से अधिक तीर्थयात्रियों का पंजीकरण बिल्कुल नहीं किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था को लागू कर दिया है और जिसमें धामों की क्षमता के अनुसार पंजीकरण की व्यवस्था लागू कर दी गई है। पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर को क्षमता के अनुसार डिजाइन किया गया है।
केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 13,000, बद्रीनाथ में 16,000, गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में 5,000 संख्या तय की गई है। तो ये अहम फैसला लिया गया है क्यू मैनेजमेंट को लेकर, और इसका जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो यही है कि किसी भी तरह से जो भीड़ आ रही है उसको नियंत्रित किया जाए, और इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो अब 4 धाम यात्रा में क्षमता से अधिक पंजीकरण नहीं होगा, क्षमता से अधिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि इसकी एक लिमिट तय कर ली गई है। इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और तीर्थयात्रियों का पंजीकरण एक लिमिट जो बनाई गई है प्रशासन द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा, उसी के तर्ज पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, और धामों की क्षमता के अनुसार पंजीकरण की व्यवस्था लागू है। पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर को क्षमता के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो आपको बता दें, केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 13,000, बद्रीनाथ में 16,000, गंगोत्री में 8,000 और यमुनोत्री में 5,000 की संख्या तय की गई है। और अब बड़ी खबर के लिए चमोली का रुख करेंगे। केदारनाथ धाम हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की डीपीआर तैयार कर ली गई है। केदारनाथ रोपवे पर 1100 करोड़, हेमकुंड रोपवे पर 700 करोड़ खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने और वन विभाग ने भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने की ये विशेष पहल बताई जा रही है। सरकार कई अन्य जगहों पर भी रोपवे बनाने की पहल कर रही है। सभी जिलों के 41 स्थानों पर रोपवे निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है शासन को, और सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का MOU भी साइन कर लिया गया है। तो केदारनाथ धाम हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की डीपीआर को तैयार कर लिया गया है। केदारनाथ रोपवे पर 1100 करोड़ खर्च होंगे, हेमकुंड रोपवे पर 700 करोड़ खर्च होंगे। कैलाश बिष्ट हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कैलाश, अब क्या नई टेक्नोलॉजी से केदारनाथ बाबा के दर्शन होंगे? लेकिन बताया जा रहा है कि इस रोपवे को बनाने में 1100 करोड़ का खर्चा आएगा। जी कैलाश, पूरी जानकारी। बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो उत्तराखंड का जो फोकस है, और उत्तराखंड का फोकस पर्यटन और धर्मांतरण को बढ़ाने का है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड में जो राजस्व की जो प्राप्ति होती है, 2 से 3 चीज ऐसी प्रमुख है जिनसे राजस्व यहाँ पर प्राप्त होता है सरकार को। सबसे पहला पर्यटन धर्मांतरण है, उसके बाद शराब से जुड़ा राजस्व है, और तीसरा खनन से जुड़ा यहाँ पर राजस्व है। धर्म को सबसे पहले यहाँ पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि 4 धाम यहाँ पर हैं, हरिद्वार है यहाँ पर कई ऐसे प्रमुख धाम है जिसको लेकर लोग आस्था के बल पर उत्तराखंड आते हैं। और केदारनाथ चूंकि शिव का ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से, यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना रहता है। और चूंकि यहाँ पर 18 किलोमीटर की जो पैदल यहाँ पर जो यात्रा होती है वो बड़ी कठिन होती है, उसके बदले लोग कई ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर से आते हैं। तो पर्यटन को और आकर्षित करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, इसके लिए अब रोपवे का भी निर्माण सरकार कराने जा रही है। उसके अलावा जिससे 1100 करोड़ का खर्च अनुमानित है, मतलब 1100 करोड़ से ज्यादा भी ये खर्चा हो सकता है। उसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो हेमकुंड साहिब है, हेमकुंड साहिब भी सिखों का एक पवित्र स्थल है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या यहाँ पर की थी। वो भी बहुत ज्यादा चढ़ाई होने के चलते और बहुत ज्यादा हाइट पर होने के चलते जब बर्फ वहाँ पर रहती है तो उस दौरान श्रद्धालुओं को वहाँ जाने में तकलीफ होती है। तो वहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो आ सके, वहाँ को लेकर भी एक डीपीआर बनाई गई है रोपवे को लेकर, ताकि वहां पर लोग आसानी से वहां पर पहुंच सके, बाबा के वहां पर दर्शन कर सके। और इसके अलावा 41 ऐसी और स्थान हैं चयनित राज्य सरकार द्वारा जहां पर ये प्रोजेक्ट बन सकता है, जहां पर सरकार की मंशा है कि यहाँ पर भी रोपवे वो शुरू करें, और इसकी एक डीपीआर शासन को भेज दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रमुख जो रोपवे हैं, जैसे केदारनाथ का आपने जिक्र किया, हेमकुंड का जिक्र किया, इन दोनों को लेकर राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NHAI और साथ में जो सरकार है, इन दोनों का आपस में MOU साइन हो चुका है। और पर्यटन विभाग द्वारा जो वन भूमि की जो जमीनें थी उनके हस्तांतरण के लिए प्रोसेस शासन में शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो मंशा शासन और प्रशासन की है, बिल्कुल उसी पर
लगातार काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी से दर्शकों को अवगत कराने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी के प्राचीन मंदिर भद्राज देवता पहुंचे, जहां उन्होंने भद्राज देवता का आशीर्वाद लिया और उपचुनाव के बाद फिर से यहां आने की बात कही। आपको बता दें कि भद्राज देवता के मंदिर में हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। मसूरी से सटे भद्राज मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस मंदिर की अपनी अलग पहचान है, जिसके कारण स्थानीय लोगों के साथ ही साथ दूर दूर से लोग यहां आकर भगवान भद्राज का आशीर्वाद लेते हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में भगवान भद्रराज जी के दर्शन करने का और इतने सारे सभी लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारा बहुत ही पौराणिक स्थान है और ये स्थान यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र, इस स्थान को और ज़्यादा इसका सौंदर्यीकरण हो, इसका विकास हो, इसका विस्तार हो, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और यहाँ पर जो भी बातें रखी गई है, कुछ एक सड़क की बात रखी गई है, दुधली के जाने वाली सड़क और बिजली पानी की जो बात है, उस सभी को हम लोग आगे उसको निश्चित रूप से प्रस्ताव में रख के उसको पूरा करेंगे। ऐसे स्थानों को और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धर्म और संस्कृति के स्थान है, इतने लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। ऊधम सिंह नगर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रुद्रपुर में अवैध खनन को लेकर जनपद में लगातार एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की घटना ऐसा लगता है कि बेहद आम हो गई है। ताजा मामला शांतिपुरी का है, जहां शनिवार की सुबह खनन के विवाद को लेकर एक शख्स ने भाजपा नेता और खनन का कारोबार करने वाले संदीप कार्की को गोली मार दी। आनन फानन में परिजन संदीप कार्की को किच्छा अस्पताल ले गए, जहां संदीप की हालत गंभीर देख उन्हें रुद्रपुर रेफर भी किया गया। रुद्रपुर में संदीप कार्की की मौत हो गई है। इसमें वो भी खनन का काम करता है। इन दोनों के बीच में खनन को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। जो पट्टे है, पट्टे को जाने का रास्ता ये हमारे मृतक के खेत से होते हुए जाता है। इसको यहाँ पे डंपर खड़ा कर दिया था, जिसको लेके विवाद हुआ कि भाई यहाँ नहीं खड़ा करना है, आप आगे बढ़ाइए करके। इसी बात को लेकर ठनक हुई और जो मेन ललित मेहता है, तो उसने गोली मार के सीधा एक गोली मार दिया और जिसके वजह से इसको गोली पे चोट लगी और तत्काल मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर जो है उसको मृतक घोषित कर दिया गया है। तत्काल हमारा पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल रिस्पॉन्ड कर दिया गया है। सारे समस्त यहाँ का फोर्स जो है, इंस्पेक्टर रुद्रपुर, सीओ सिटी, एवरीबडी वेंट देयर, सभी लोग वहाँ चले गए हैं और वहाँ पे पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया जा रहा है। कम से कम 3-4 टीमें हैं, अलग अलग टीम में अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही है। तत्काल हम इन सभी को गिरफ्तारी और पकड़ दकड़ की कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।